औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम और आपकी बुक का पेज नंबर 77 है। मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम उसकी दो प्रॉपर्टीज़ मैस और एक उसकी वेलोसिटी, इन दोनों को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो ये दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट आपके पास मोमेंटम में आ जाएगा। हम कहेंगे बॉडी के अंदर कितना मोमेंटम है, ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पे और बॉडी की वेलोसिटी के ऊपर। ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो मोमेंटम है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ, और फिर इसका फार्मूला होता है P = mv, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी। अगर मास और वेट वेलोसिटी में से हम देखें तो मास की तो कोई भी नहीं होगी ना आपके पास इस डायरेक्शन, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी मोमेंटम की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। और इसकी जो यूनिट है वो दो यूनिट्स होती हैं। एक इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। ठीक हो गया। ओके, अब हम मोमेंटम और फोर्स का आपस में रिलेशनशिप देखते हैं। एक हम ये चीज़ देखेंगे कि मोमेंटम का और फोर्स का आपस में क्या ताल्लुक़ है। इसके लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करेंगे, और यहाँ से लेके आपको अपनी टेक्स्ट बुक में याद करना पड़ेगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ कटिंग नहीं की। द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास m एंड वेलोसिटी v इज़ कॉल्ड मोमेंटम डिनोटेड बाय p, और ये उसके ऊपर वेक्टर का निशान एरो डाला हुआ है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है P = mv। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। ये थोड़ी सी वर्डिंग्स में काट देती हूँ जो आपको इंग्लिश थोड़ी याद करने में मुश्किल लगे, ये सिंपल इंग्लिश बन जाती है ऐसे। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। कुछ बच्चों को ये याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। द वेक्टर मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन बार बार आप रीड करेंगे तो ये भी आपके माइंड में बन जाएगा। अक्सर आपकी बुक में दैट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ये वर्ड यूज़ होता है, लेकिन हम हैविंग सेम डायरेक्शन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यूनिट जो होती है मोमेंटम की वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है या फिर मीटर पर सेकंड होती है, और दूसरी यूनिट न्यूटन सेकंड भी होती है। और फिर हमने पढ़ा है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो आपके मोमेंटम यानी कि पी को और फोर्स को आपस में रिलेट करता है। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं आपकी बुक के अंदर। यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद ये वाला टॉपिक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये तो डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, ये भी आप लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो यही आंसर होगा जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्रूव दैट F नेट इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, ये भी क्वेश्चन इसका आ सकता है। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, न्यूटन सेकंड लॉ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कि न्यूटन का सेकंड लॉ और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये आप प्रूव करें। तीनों क्वेश्चंस आएंगे तो आंसर यही बनेगा। तो अच्छा, जब हमने अक्सर फिज़िक्स में ऐसे होता है, हमने किसी भी टॉपिक को डिस्कस करना हो या प्रूव करना हो, उससे पहले हमें कुछ कंसिडरेशंस करनी पड़ती हैं। कंसिडरेशंस में ये होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, यूजुअली मोस्टली कोई ऑब्जेक्ट होता है। अब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मास भी होगा, और आपकी बुक में अक्सर लिखा होगा लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। उसके बाद चूँकि हम यहाँ पे फोर्स को डिस्कस करने लगे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ को, उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो F इज़ टू मैथमेटिकल फॉर्म F इज़ टू ma होता है। तो हम कंसिडरेशन में लिखेंगे कि कोई बॉडी है, उसका मास m है और वो एक एक्सीलरेशन है उसके अंदर a। तो ये देखें, अब चूँकि हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, अब फोर्स प्रोड्यूस एक्सीलरेशन a इन अ बॉडी ऑफ मास m। तो यही तीन चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन। तो हमने कह दिया कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि रेट उसके अंदर वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। और बॉडी की डेफिनेशन क्या है कि उस बॉडी का मास m है। ओके, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो ऐसे होता है, F नेट इज़ इक्वल टू ma। मैं आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ कि इसी इक्वेशन को देख के हमने कंसिडरेशन करनी होती है। ठीक हो गया। जो आपके पास इक्वेशंस यूज़ हो रही होती हैं फिज़िक्स में, कंसिडरेशंस उन्हीं के ऊपर बेस करती हैं। ओके, नेक्स्ट चलें। अब जब एक्सीलरेशन आपके पास प्रोड्यूस हुआ है, हमने अगेन रिपीट किया कि एक्सीलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि उसके अंदर कोई फाइनल वेलोसिटी होगी, कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब रेट ऑफ चेंज जो है वो ऑलवेज डिवाइडेड बाय टाइम होता है।
कि कुछ टाइम होता है, या एक वी एफ इस टाइम पे इतनी थी और वी आई इस टाइम पे इतनी हो गई। तो रेट ऑफ चेंज की बात करेंगे तो टाइम भी हमारे पास आएगा। अब हम देखेंगे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस change the velocity of the body from initial velocity vi to final velocity vf during time interval delta t. Then by definition of acceleration की अगर हम डेफिनेशन देखें तो a इज़ इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो गया आपके पास। ये हमने पहले भी याद किया हुआ है एक्सेलरेशन की। ये कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको हर वक्त याद होनी चाहिए, जैसे कि न्यूटन का सेकंड लॉ है एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए, ये आपको हर वक्त याद होना चाहिए, यानी कि इसको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अब ये हर वक्त याद ही रहना चाहिए। एक्सेलरेशन वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ये जो ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में ए की जगह पे हमने पुट कर दिया, यहाँ पे आ गया, तो एम वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी हो गया। अब जब हम एम को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम वी एफ हो जाएगा। बुक में ब्रैकेट नहीं लगी हुई, आप ब्रैकेट लगा लें, इसका मतलब है कि एम दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी। हमने मोमेंटम की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, एम और वी, यानी कि मास और वेलोसिटी, तो ये एम वी एफ माइनस एम वी आई हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल मोमेंटम बन जाएगा और ये आपके पास इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। इसको हम पी एफ से डिनोट करेंगे, इसको हम पी आई से डिनोट करेंगे। तो आपके पास नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी पी एफ माइनस पी आई ओवर डेल्टा टी। तो पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा रेट ऑफ चेंज होता है, चेंज इन, ठीक है ना। जो पी एफ माइनस पी आई होता है हमेशा चेंज होता है मोमेंटम का, या अगर वी एफ माइनस वी आई होगा तो वो चेंज होगा वेलोसिटी का। तो यहाँ पे हम चेंज का साइन यूज़ कर लेंगे, डेल्टा पी ओवर, ठीक है। अब ये ओवर है डेल्टा टी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। खाली डेल्टा पी होगा तो चेंज इन मोमेंटम होगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। आप नोट कर रहे होंगे, मैं ये वाला वर्ड बार बार यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए कि डेल्टा टी जब भी आएगा तो रेट ऑफ चेंज की हम बात करेंगे। ओके, दिस इज़ फाइनल इक्वेशन एफ नेट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यही हमने प्रूव करना था, यहाँ पे ये फिनिश हो गया और ये हमने किया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ एंड मोमेंटम का आपस में रिलेशनशिप। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप देखें, फोर्स और डेल्टा टी का आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ पे चेक करें, टी का, फोर्स का और टाइम का, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है इनका। जब भी कोई चीज़ नॉमिनेटर में होती है एक और एक डिनोमिनेटर में होती है तो उनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर फोर्स बढ़ेगी तो डेल्टा टी यानी कि टाइम जो है वो कम हो जाएगा, टाइम कम होगा तो फोर्स आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ज़्यादा हो जाएगा जब तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसके लिए आपकी बुक में ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है, यहाँ से लेके फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा इन्वर्स रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, सुने, उसके बाद फिर हम बुक से पढ़ते हैं। अगर आपने कोई बॉल कैच करना है और आपने अपने हाथों को स्टेगनेंट रखा हुआ है कैच की पोजीशन में, अपने हाथों को मूव नहीं करे और बॉल आके आपको लग रहा है, आपके हाथ में आके वो कैच हुआ और आपने अपने हाथों को मूव नहीं किया, एक सिचुएशन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि बॉल आ रहा है, आपने बॉल को कैच करने के लिए जिस डायरेक्शन में बॉल जा रहा है उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा हाथों को पीछे की तरफ मूव कर लिया, तो उस सिचुएशन में भी आपके हाथ में बॉल आ जाएगा। पहली सिचुएशन में भी बॉल आया था आपके हाथ में लेकिन आपके हाथ रुके हुए थे, दूसरी सिचुएशन में भी आपके हाथ में बॉल आया है लेकिन आपने अपने हाथों को बॉल की डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव किया है। टाइम दोनों के लिए सेम था, पहले 2 सेकेंड्स में बॉल आपके पास आया है। अब जब दूसरी दफ़ा आपने अपने हाथों को थोड़ा सा मूव किया है जिस डायरेक्शन में बॉल है, तो आपके पास थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव किया है आपने, तो बॉल को आपके हाथ तक आने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा टाइम लग गया। आप नोट करेंगे जब आपके हाथ रुके हुए थे तो तब आपको बॉल ज़ोर से लगा, और लेकिन जब आपने अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव किया कि जिस आपको आइडिया हो गया कि बॉल इस डायरेक्शन में आएगा और हम थोड़ा सा हाथों को पीछे की तरफ करते हैं, तो तब भी आपके हाथों में बॉल आया, लेकिन उस सिचुएशन में आपको इतनी ज़ोर से बॉल नहीं लगेगा। अब आप चेक करें कि दोनों में फ़र्क क्या है। जब फर्स्ट टाइम आपके हाथ रुके हुए थे तो टाइम थोड़ा कम था और फोर्स ज़्यादा हो गई लगेगी उस टाइम पे,
जब आप अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव करेंगे तो थोड़ा टाइम बढ़ा दिया ना आपने बॉल को कैच करने के लिए, तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स जो है वो थोड़ी सारी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आप अपनी बुक में ये एग्जांपल रीड आउट करें। फॉर एग्जांपल, कैचिंग अ बॉल विद योर बेयर हैंड्स will hurt depending on the force of the ball. However, if you allow your hands to move with the ball as you catch it, duration of time delta t will increase and force will be smaller and your hands will hurt less. आपको थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप 2-3 दफ़ा रीड कीजिएगा, आपको वर्डिंग इसकी मेमोराइज हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग हमने देख लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।